हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 11 जनवरी 2022 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले भी हम 2022 के और पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं साइंस के। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु x दरों p और q में डूब जाती है। कोई वस्तु x है जो और p और q जो द्रव है उसके अंदर डूब जाती है, लेकिन द्रव r में वो क्या करती है? तैरती है। इन परीक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो आपको बताना है। तो कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु x है, वो P और Q जो द्रव है, जैसे एक बीकर में P ले लिया, एक में Q ले लिया, उन दोनों में वो डूब जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P और Q का जो घनत्व है, P और जो Q का घनत्व है वो x से क्या है? कम है। इसीलिए तो x का घनत्व ज्यादा हो गया तो वो डूब जा रही है। अगर उसका घनत्व कम होता तो वो उस पे तैरती। जैसे r में वो क्या कर रही है? तैर रही है। तो r का जो घनत्व है वो क्या है? x से r में क्या करती है? वो तैरती है। तो r का जो घनत्व है वो क्या है? x से ज्यादा है, x का कम है। पर pq द्रव में वो डूब जाती है, तो pq का जो घनत्व है वो कम है और x का घनत्व है वो ज्यादा है। तो ये निष्कर्ष हमने निकाला है। अब देखते हैं दिया क्या हुआ है। x का घनत्व p के घनत्व से अधिक है। तो ये बात हमने की है कि x का जो घनत्व है p और q में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? कि उसका घनत्व ज्यादा है, इसीलिए तो डूब जाती है। तो यही बात इसमें थी है कि x का घनत्व p के घनत्व से अधिक है। दूसरा है, x का घनत्व r के घनत्व से निम्न है। जो x का घनत्व है r के घनत्व से निम्न है, इसीलिए उस पे तैरती है वो r पे। ये बात भी सही है। अब क्या दे दिया कि P का जो घनत्व है R के घनत्व के बराबर है। बराबर होती तो वो उसमें तैरती, तो बराबर तो नहीं है। तो ये बात क्या है? गलत है। अब क्या दिया है 4 नंबर पे? P का घनत्व R के घनत्व से कम है। जो P का घनत्व है R के घनत्व से कम है। क्या ये बात सही है? जो P का घनत्व है R के घनत्व से कम है, ये बात भी ठीक है। PQ में वो डूब जाती है, PQ का घनत्व कम है। पीकू क्या क्या है? घनत्व कम है। और आर में वो तैरती है तो आर का घनत्व ज्यादा है। तो यही बात इसमें दी है कि पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है। तो ये बात भी ठीक है, यानी ए भी राइट है, बी भी राइट है और डी भी राइट है। सी क्या एक गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिया हुआ है ए, बी और डी जिसमें हो। बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए भी है, बी भी है और डी है। तो फर्स्ट का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपको पता है हमारी बॉडी के क्या है, स्वस्थ बनाए रखने के, बीमारियों से बचाने के लिए हमें विटामिनों की जरूरत पड़ती है। जो होते हैं विटामिन ए होता है, बी एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी के और ई होते हैं। ठीक है। उनको हम विभिन्न प्रकार के भोजन से वो हमें मिलते हैं। ठीक है। तो जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के क्या, रोग मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है, यानी बॉडी की सुरक्षा के लिए क्या है, वो हमें चाहिए। तो क्या दिया हुआ है? वसा में घुलनशील। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी और डी, उसमें से कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। तो जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और वो क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। इसी प्रकार जो विटामिन सी होता है हमारा, वो भी क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए और सी वसा में घुलनशील क्या है? विटामिन होते हैं। विटामिन ए और सी क्या होते हैं? विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। विटामिन सी का जो क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एक एसिड के रूप में पाया जाता है, लगभग खट्टी चीजों में होता है। और ये किसके लिए जरूरी होता है? जो हाँ, इससे जो अगर हमारे अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? सकरवी, मसूड़ों से खून वगैरह आने लगते हैं, सकरवी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नहीं दिखता है। और जो हमारी त्वचा में ड्राइनेस आ जाता है वो किसकी वजह से आता है? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। तो वसा में घुलनशील है विटामिन है,
और किसकी अच्छी त्वचा के लिए आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? विटामिन ए है वो राइट हो जाएगा। जो विटामिन बी है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया, जैसे बी 1 हो गया, बी 2, बी 3, बी 7, बी 12। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है विटामिन बी। और जो विटामिन के है वो किसके लिए जरूरी है? रक्त का थक्का बनने के लिए। ठीक है, तो विटामिन बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया और ए हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन ए आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? विटामिन ए। अब क्या दिया हुआ है? जो 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा के उपरांत यानी वर्षा के बाद में अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। यानी जो वर्षा का जो पानी है उसमें जो अशुद्धियां आया, जैसे कंकड़ पत्थर हो गया या कोई और है, वो नीचे बैठ जाते हैं। निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? ऐसा कब होता है जिसमें बाहरी कण क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और जो सूखा होता है वो ऊपर आ जाता है। ऐसा होता है अवसादन विधि में। किसमें होता है? अवसादन विधि में। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सेडिमेंटेशन है, अवसादन, वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। पहला है रासायनिक परिवर्तन प्राय अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो अनुत्क्रमणीय क्या होता है? अनुत्क्रमणीय यानी एक, अगर कोई हमने तत्व या यौगिक जो भी लिया है, पदार्थ लिया है, उससे हमने उसमें कोई रासायनिक क्रिया हुई है, उससे उसमें परिवर्तन हो गया और नया पदार्थ या यौगिक बना है। एक भी बन सकते हैं और ज्यादा भी बन सकते हैं। अगर उन्हीं पदार्थों को वापस लेके हम बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा। तो वो परिवर्तन कौन है? यानी वापस चेंज नहीं कर सकते हम उसको। वो परिवर्तन कौन सा? अनुत्क्रमण, यानी एक ही डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक क्रिया के बाद उसके जो गुण धर्म है उस पदार्थ के वो चेंज हो, यानी स्टार्टिंग में जो हमने पदार्थ लिया वो एक में भी चेंज हो सकता है, एक तत्व या यौगिक में, या दो में या तीन में, कितने में भी हो सकता है रासायनिक क्रिया के बाद में। और जो ये परिवर्तन होगा वो अनुत्क्रमणीय होता है, ये बात ठीक है। अब क्या दिया? भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये बात क्या है कि भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का क्या होता है? रूप रंग बदल जाता है, यानी भौतिक परिवर्तन होगा उसमें, जो हमें दिख रहा है सामने से, जिसको हम मैं देख सकते हैं, वो चेंज आएगा। और ये सर्वदा अवस्था में परिवर्तनों को जरूरी नहीं है। क्या है? ये सर्वदा अवस्था में ही परिवर्तन रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि ए तो ठीक है, जो रासायनिक परिवर्तन है हमारे वो क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। पर जो भौतिक परिवर्तन है वो सर्वदा, यानी ये जरूर हर टाइम होना, ऐसा ऑलवेज जरूरी नहीं है कि हमेशा अवस्था में ही परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके भौतिक गुण तो परिवर्तन होंगे पर हमेशा उसकी अवस्था, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में आ गया, लिक्विड है तो सॉलिड में आ गया, गैस में आ गया, तो जरूरी नहीं है ऐसा ही कि उसकी अवस्था में ही हमेशा परिवर्तन हो। तो ये बात क्या है? गलत है। ए तो इसमें राइट है पर बी क्या है? इसमें रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए सत्य और बी असत्य, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया हमें? 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि मदद नहीं करते, आपको वो बताना है, यानी नेगेटिव पॉइंट बताना है कि कौन सा ऐसा उसका है जो उसकी मदद नहीं करेगा जल में तैरने के लिए। ठीक है, तो जो जल की वनस्पति यानी पानी के अंदर जो आपको देखा हो घास कोई पौधे होते हैं, तो उनके कौन से गुण है जो उनकी हेल्प करते हैं और कौन से गुण है जो उनकी हेल्प नहीं करते? तो पहला ऑप्शन दिया है, वृत्तांतों एवं तनों में वृत्त नलियां होती है, पत्तियों पर मोम की परत होती है, तीसरा है पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती है, चार दे दिया पत्तियां और तना उंगली नुमा जैसे और फीते जैसा होता है। तो जो जल में वनस्पति पाई जाती है उनका तना लंबा होता है और पतला होता है और जल की सतह तक मिलेगा, तभी तो पौधा ऊपर दिखेगा हमें। तना लंबा होगा तभी तो पौधा हमें दिखागा। और जो इनकी जड़ें होती हैं
वो सिर्फ उनकी तलहटी में उनको जमने में हेल्प करती है, यानी ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी। सिर्फ वहां पर क्या उनको एक डटे रहने के लिए एक सहारा उपलब्ध कराती है। पत्तियां और तना क्या होता है, उंगलीनुमा और फीते जैसा होता है, तो ये बात तो सही है। ये क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, पर इसमें हमें बताना है जो उनकी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और जो इनका क्या होता है, जो पत्तियों में होती है उसके ऊपर मोम की एक परत जैसी पाई जाती है, यानी पत्तियों के ऊपर मोम की परत भी पाई जाती है, ये उनका गुण होता है। तो ये दोनों तो गुण है, पर हमें उनके बताने हैं जो इनकी हेल्प नहीं करता। तो वर्तांतों में वृहत नलियां होती है, ये क्या होता है, ये उसकी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा होगा तो पानी उसके अंदर घुस जाएगा, तो ऊपर कैसे आएगा, बाहर ही हो जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो ये नहीं आएगा। ये एक तो ये वाला ठीक रहेगा, मदद नहीं करेगा ये। एक सी में क्या दिया, पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती है, नहीं पत्तियां और जो तना होता है वो पतला होता है, और क्या होता है, फीते जैसा होता है, ये बात ठीक है, पर चक्रिका के समान गोल आकार की नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में ए और जो सी है वो राइट रहेंगे, वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ए और सी दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया हमें, 6 नंबर क्वेश्चन है, छड़ चुंबकों का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी होती है। यानी जो छड़ चुंबक है, चुंबक क्या होती है, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कौन से, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ जाती है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परबल कहाँ होता है, इन्हीं सिरों पे होता है, यानी जो ध्रुव है इन्हीं पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, यानी सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है। एक गुण और क्या होता है, जो समान ध्रुव है, अगर एन के सामने अगर एन लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। अगर एन के सामने हम एस लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये कुछ क्या हो गए, चुंबक के गुण है। अब हमें देखना है कि भंडारण करना है, यानी उनको एक जगह रखना है हमें, तो किस प्रकार रखना है वो देखना है। छड़ चुंबकों को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर रहे, क्या रहे, एक ही ओर रहे उनके सजातीय ध्रुव। जैसे ये क्या है, यहाँ पे हम मानते हैं नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे साउथ पोल है, अगर दूसरी इसके सामने ऐसे रखेंगे तो क्या यहाँ पे क्या कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ पे साउथ, तभी तो इस एक ही दिशा में रही है। एन इधर है और ये एन भी इधर है, क्या होने चाहिए, उनके साथ जातीय ध्रुव एक ही होना चाहिए, पहले में तो ये बात बताइए। दूसरे में छड़ चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के गुटके से पृथक करना चाहिए, यानी एक चुंबक ऐसे रख दी, उसके बीच में लकड़ी रख दी, फिर दूसरी चुंबक रख दी, फिर लकड़ी रख दी, फिर तीसरी रख दी, ऐसे रखना चाहिए। तीसरा क्या दिया, छड़ चुंबक के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़े से जोड़ने चाहिए, यानी बीच में लोहे का टुकड़ा डालना चाहिए। तो लोहे को तो वह क्या करते हैं, खींचते हैं, तो एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, लोहे को बीच को अटक जाएगी उसमें। तीसरा तरीका ये दे दिया। चार क्या है, उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए। लकड़ी क्या होती है, उसमें चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होगा, कुछ अलग रहेगी, तो क्या होगा, वो अंदर सुरक्षित रहेंगे। 4 नंबर पे ये दे दिया। तो सबसे सही कौन सा रहेगा वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें जो पहला क्या दिया कि छड़ चुंबक को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर रहे, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ये सबसे अच्छी सावधानी है, ठीक है। 7 पे क्या है, हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको सबको पता होगा लगभग, लीवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यहीं से क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, एक्स क्या है, यकृत, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन समझ में आने लगा। अब क्या है, यह वाई का स्त्राव करती है, यानी इसके द्वारा किसी का स्त्राव किया जाता है, वो वाई है वो हमें नहीं पता। फिर जो जेड, जेड में क्या होता है, भंडारित हो, कहाँ जाके स्टोर होता है, वो जेड में, वो भी नहीं पता हमें कहाँ होता है। तो हमें देखना है एक्स वाई और जेड के। एक्स तो हमने पॉइंट कर लिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की यकृत लीवर होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया है, पहले में दिया है यकृत और तीसरे में दिया, ठीक है। तो बाकी दो तो कट गए, आपको पता चल गया इन दोनों से ही आंसर है। अब क्या दिया है, दूसरा पितरस, क्या, कौन सा, जो ये जूस है ये कौन सा, जो एक्स हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है,
वो कौन सा क्या स्त्राव करती है? पितरस को स्रावित करती है। और वो कहाँ जाके स्टोर होगा? तो आपको पता है जो पितरस है वो कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में ही होगा, अग्नाशय में नहीं होगा। अग्नाशय तो जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित किया जाता है, अग्नाशय में जो होता है। पितरस किसमें स्टोर होगा? पित्ताशय में होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा राइट रहेगा? सी नंबर ऑप्शन, यकृत। और ये किस में हेल्प करता है? जो पिता यकृत द्वारा जो पितरस स्रावित किया जाता है वसा के अपघटन में, यानी वसा से हमें जो ऊर्जा एनर्जी चाहिए उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसमें राइट रहेगा, सी नंबर ऑप्शन 7। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया? निम्न जीवों का उनकी पोषण की पद्धति से मिलान कीजिए। यानी एक तरफ हमें जीव दिए और वो जीव अपना पोषण, अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो हमें देखना है। कि ये तो पोषण की पत्तियां दे दी और इस तरफ हमें जीव दे दिए। ठीक है, तो पहले दिया स्वपोषी। स्वपोषी क्या होगा? जो अपना भोजन खुद बनाता है वो स्वपोषी है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, और पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है? वो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो स्वपोषी है। उन पे हम डिपेंड है तो हम परपोषी हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? स्वपोषी क्या होगा? ऐसा जीव आएगा जो अपना भोजन खुद बनाएगा। तो ऐसा इसमें पहले में दिया हुआ है मशरूम, दूसरे में अमीबा, तीसरे में शैवाल और 4 में दिया हुआ है अमरबेल। ऐसा जीव कौन सा है जो स्वपोषी है? वो है हमारा शैवाल। शैवाल सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन खुद बना, सूक्ष्म रूप में पाया जाता है और अपना भोजन ये खुद बनाता है, तो स्वपोषी है ये। ठीक है, अब दूसरे में क्या दे दिया? प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी, तो ऐसा कौन सा है वो आपको देखना है। कि प्राणी समभोजी जो प्राणियों का क्या करता है? भोजन करता है। जो प्राणियों का भोजन करता है वो कौन सा होता है? हमारा अमीबा। एक कोशिकीय जीव अमीबा। इसके जो अग्रपाद होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे पकड़ते हैं और फिर वो उसको अपने भोजन के रूप में लेते हैं। यानी ये अपने भोजन के लिए प्राणियों का उपयोग करते हैं, छोटे जीवों का, इस प्रकार का। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, केंद्र की क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एक कोशिकीय जीव है। और इसका जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है? विघटन द्वारा, यानी एक बड़ा अमीबा टूट के दो में बंट जाएगा। ठीक है, विखंडन द्वारा हो गया इसका प्रजनन। तो क्या हो गया? प्राणी भोजी कौन हो जाएगा? अमीबा एक कोशिकीय जीव। अब क्या आ गया? परजीवी। परजीवी जो क्या करता है? अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, दूसरों पे डिपेंड होता है। उसमें कौन आएगा? परजीवी कौन होगा? परजीवी होगी जो हमारी अमरबेद। क्या होगी? अमरबेद। यानी ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकती, इसको अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड, जैसे पेड़ पौधों के ऊपर में ये ऐसे लिपटी रहती है, तो पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे उससे ये अवशोषित कर लेगी। ठीक है, तो अमरबेल एक परजीवी हो जाएगी। अब बच गया हमारा सिर्फ एक मृत जीवी। क्या बच गया? एक मृत जीवी। तो जो है वो क्या हो जाएगा? मशरूम हो जाएगी। मशरूम जिसे देसी भाषा में खुम्बी भी बोला जाता है, और जो पका हुआ मशरूम होता है उसकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है खुम्बे की, तो आपको पता है। और क्या होता है? ये पौष्टिक से भरपूर होता है। कौन सा किया है हमने? स्वपोषी का किया है सवाल, 3 से मिलाया है एक को, तो यानी ए और सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब क्या है? प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी में क्या किया है हमने? अमीबा 2 से मिलाया है ए, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 8 में। इसका कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया ए प्लस बी इक्वल टू सी में है। ए बी और सी की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं वो आपको बताना है। ए और बी तत्व है और सी एक यौगिक है। दूसरा क्या है? ए और बी यौगिक है और सी एक मिश्रण है। ए और बी यौगिक है या तत्व हो सकते हैं और सी एक तत्व है। ठीक है, अब क्या है? ए और बी तत्व या यौगिक है। ए और बी तत्व या यौगिक है, सी एक यौगिक है, ये दिया हुआ है। तो तत्व क्या होता है? जो सिंगल होगा, जैसे एच हो गया। ठीक है, हमारा एच हो गया, ओ हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तत्व। यौगिक में क्या होगा? दो समान
यानी जो उनकी मात्रा ली जाएगी वो निश्चित होगी यौगिक में। जैसे जल में H2O होता है, तो 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? H के हैं और एक O का है, ऑक्सीजन का है, और 2 हाइड्रोजन के हैं। तो ये क्या है? एक यौगिक है, क्योंकि निश्चित मात्रा में है, 2 H के मिलेंगे और एक ऑक्सीजन का मिलेगा, तभी जल बनेगा। तो ये क्या है? एक यौगिक है। इसी प्रकार मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में जो मात्रा होगी वो अनिश्चित हो जाएगी, पता नहीं है कितना कौन सा मिल रहा है, तो वो मिश्रण हो गया। ठीक है। तत्व जो सिंगल सिंगल रहेंगे, जैसे H हो गया, O हो गया, ठीक है, C हो गया, ये सब तत्व है। क्या है? ये सब तत्व है। अब यौगिक जो समान मात्रा में, यानी उनकी जो क्वांटिटी हम लेंगे यौगिक बनाने के लिए वो निश्चित रहेगी, ठीक है, वो यौगिक हो गया। मिश्रण में अनिश्चित आ जाएगी। अब हमें देखना है A प्लस B बना है C, यानी A लिया हमने, जैसे H यानी 2H लेते हैं, A क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या बनता है हमारा? 2H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? 2H2O बन जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे? तत्व थे, और ये क्या बन गया? एक यौगिक बन गया। तो ये क्या हो सकता है? तत्व हो सकते हैं दोनों, ए और बी क्या हो सकते हैं? तत्व हो सकते हैं, और एक यौगिक बना सकते हैं। ये बात हमें पता चल गई। अब अगर हम यहाँ पे तत्व ना लेके यौगिक ले लें, क्या ले लें? तत्व ना लेके अगर यौगिक लें हम, जैसे कि आपके पास में है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी क्रिया करवाते हैं हम किससे? जल से, H2O। तो H2 आपको पता है यौगिक है, और CaO इसमें भी दोनों मिले हुए हैं, यानी Ca कैल्शियम मिला हुआ है, O ऑक्सीजन मिला है, तो ये भी एक यौगिक है। जो मात्रा है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? यौगिक है। और इनसे बनेगा, वो क्या बनेगा? एक यौगिक ही बनेगा। क्या बनेगा? एक यौगिक ही बनेगा। CaOH की क्या बनेगी? 2H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक यौगिक होगा। तो क्या हो सकता है? ए और बी या तो तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, और जो बनाएगा वो तो क्या होगा? यौगिक ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? जो डी ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है। अब बात है 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास में, कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब यानी परछाई का निर्माण निर्भर नहीं है, वह है, यानी किसी अगर वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो कुछ चीजें तो हैं जो प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है। जैसे वस्तु को, जो हमने स्रोत लिया है प्रकाश स्रोत, उससे कितनी दूरी पर रखा गया है, वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। तो ये सब बातें तो क्या करती है, जो हमें हमने लिए है, बिंब लिया है, उसकी निर्भर करेगी। पर हमें देखना है कौन सी जो बातें होगी वो निर्भर नहीं करेगी परछाई या प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। पहला दिया वस्तु का आकार, तो वस्तु का आकार तो क्या होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए? आपको पता है, जितनी जो हम लेंस लेते हैं या दर्पण लेते हैं, उनमें कोई हम जैसे जिस आकार की वस्तु लेंगे, क्या, कि जिस आकार की वस्तु लेंगे वो प्रतिबिंब भी वैसा ही मिलेगा। कोई छोटा मिलता है, कोई वास्तविक, कोई उल्टा सीधा, तो वो क्या वस्तु के आकार पे तो निर्भर करेगा। दूसरा क्या है? प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी, तो दूरी पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है कि एक अनंत पे रखते हैं, तो अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं तो फोकस पे बनता है, अगर यहाँ ले आएंगे तो जो बिंब होगा वो अनंत पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो यानी दूरी पे तो क्या कर रहा है? वो निर्भर कर रहा है। अब क्या है? प्रकाश स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, तो ये बात भी सही है, जो प्रकाश स्रोत है उसकी स्थिति की कहाँ रखी है वस्तु को, दूरी पे भी डिपेंड है, कि जो वक्रता त्रिज्या है उससे कितनी दूरी पे है, फोकस से कितनी दूरी पे है, और वस्तु को कहाँ रखा गया है, एफ पे रखा है या अनंत पे रखा है, तो सब ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। पर वस्तु का कलर का कहीं पे भी प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वस्तु के कलर, कि वो वस्तु काली थी, पीली थी, नीली थी, और प्रतिबिंब हमें ये प्राप्त हुआ, ऐसा कहीं नहीं। तो जो कलर है वो क्या करता है? वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता है, यानी उस पर निर्भर नहीं करता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा 10। ठीक है। अब क्या है 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है। ए बी सी और डी सूचक है, इंडिकेटर, ठीक है, जो अम्लों और क्षालकों में निम्न परिवर्तन देते हैं। पहला ए दिया हुआ है हमें,
नो चेंज यानी कोई परिवर्तन होगा, कोई सूचक की अम्ल के अंदर वो ए डाला जाता है, सूचक डाला जाता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही वो क्षारक में डाला जाता है यानी क्षार के अंदर, बेस के अंदर वो डाला जाता है ए सूचक, तो कौन सा कलर देता है? भूरा लाल। तो ऐसा तो आपने घरों में ही देखा होगा कि हमारे कपड़े के ऊपर आपको पता है सब्जी गिर जाती है यानी हल्दी का निशान आ जाता है येलो येलो। जैसे ही उसके संपर्क में हम साबुन लेके जाते हैं, ठीक है, तो कैसा कलर हो जाता है उसका? लाल कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आपको पता है कि साबुन के अंदर बेस होता है और हल्दी के जैसे टच में आएगा तो कौन सा कलर देगा? वो भूरा लाल देगा। तो कौन सा इंडिकेटर हो गया ये? हल्दी हो गई हमारी। पहला तो क्या हो गया? हल्दी हो गई, पता चल गया हमें। अब क्या दिया हुआ है दूसरे में? कलरलेस रंगहीन यानी बी कोई सूचक डाला हमने अम्ल के अंदर, तो क्या किया उसने? कोई कलर नहीं दिया यानी कोई पर जैसा था वैसा ही रहा, रंगहीन। और जैसे ही वो बेस के अंदर डाला गया बी, तो कौन सा कलर दिया उसने? गुलाबी पिंक कलर दिया। तो ऐसा कब होता है? जब फिनोफ्थेलिन को अगर अम्ल के अंदर डालते हैं तो वो रंगहीन रहता है, और जैसे ही फिनोफ्थेलिन को क्षार के अंदर डालते हैं तो क्या करता है? वो गुलाबी कलर देता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल। ठीक है, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस लिए किए जा रहे हैं? अम्ल क्षार की पहचान के लिए किए जाते हैं। तो ये बी क्या हो गया हमारा? फिनोफ्थेलिन हो गया। ए हल्दी होगी, बी फिनोफ्थेलिन होगा। अब क्या है? सी पे क्या दे दिया? सी पे दे दिया कि जैसे ही सी अम्ल के अंदर डाला जाता है तो कौन सा कलर देता है? लाल कलर देता है। और क्षार के अंदर डाला जाता है तो नीला कलर देता है। तो ऐसा कब होता है? क्या डाला जाता है जब ऐसा होगा? लाल लिटमस को। ठीक है, कि सी क्या हो गया? लिटमस हो गया, लाल लिटमस। जैसे ही अम्ल के अंदर डालेगा तो अम्ल क्या करता है? लाल करता है लिटमस को। ठीक है, और जैसे ही वो लिटमस हमने किसके अंदर डाला? क्षार के अंदर डाला तो नीला हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिटमस हो गया हमारा, सी क्या हो गया? लिटमस पेपर हो गया। अब डी पे क्या दे दिया कि डी को जैसे ही हम अम्ल के अंदर डालते हैं तो गहरा गुलाबी कलर देता है, डार्क पिंक। और जैसे ही उसको क्षार के अंदर डालते हैं तो कौन सा कलर देता है? वो हरा कलर देता है। तो ये क्या होना चाहिए? ये होगा हमारा गुड़हल का फूल। यानी कुछ हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे हल्दी हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचुरल इंडिकेटर है ये। पर जैसे फिनोफ्थेलिन हो गया, कुछ और भी लेते हैं हम, तो वो क्या है? कृत्रिम है, यानी हमारे द्वारा बनाए गए हैं। पर ये गुड़हल का फूल, हल्दी है, ये कृत्रिम नया होके प्राकृतिक है, नेचुरल। ठीक है, तो गुड़हल का फूल आएगा इसमें। गुड़हल को जैसे ही अम्ल में डालेंगे तो क्या देगा? डार्क पिंक कलर देगा। और जैसे ही क्षार के अंदर डालेंगे तो ग्रीन कलर देगा। तो पता चल जाएगा कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है। तो पहले का क्या किया था हमने? पहले का किया हल्दी, दूसरे का क्या? फिनोक्सिलिन। दो से देखते हैं पता चलता है क्या कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो एक तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है हल्दी पहले पे, और एक डी ऑप्शन में, यानी इन दोनों में से ही आंसर है। अब देखते हैं बी पे फिनोक्सिलिन कहाँ दिया हुआ है कि बी पे फिनोल्फ्थालीन दिया है डी ऑप्शन में। तो यानी दो से ही हमें पता चल गया, सी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया? 12 नंबर क्वेश्चन है पी क्यू आर और एस चार धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए जाते हैं। यानी चार धातुएं कौन सी ली गई है? पहली पी, दूसरी क्यू, तीसरी आर, और 4 नंबर पे एस ली गई है। पी और एस को क्यू क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। तो ये जो विलयनों में विस्थापित करता है यानी उसकी जगह खुद ले लेता है विस्थापित करना, जिसकी जगह जैसे हम लेते हैं CuSO4 की क्रिया करवाते हैं Fe से, किससे करवाते हैं? Fe से। तो Fe है ना, वो Cu की जगह ले लेगा। क्या ले लेगा? Fe Cu की जगह ले लेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो Fe की सक्रियता थी वो Cu से ज्यादा थी। ठीक है, ऐसे Zn लेते हैं, Zn भी कर देता है Cu को विस्थापित। पर अगर यहाँ पे Al होता, Cu की जगह क्या होता? Al होता, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि Al की सक्रियता Fe और Zn से ज्यादा थी, इसलिए नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है? इनकी सक्रियता से, इनका जो मतलब क्रिया करने की जो गुण है वो ज्यादा या कम के हिसाब से उस पे डिपेंड हो गया। ठीक है, तो P और S को Q क्रमशः उनके लवणीय विलयन से स्थापित कर देता है। Q कर देता है मतलब ये ज्यादा क्रियाशील। Q क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे लेस क्या हो जाएंगे? है हमारे P और S हो जाएंगे। एक बार इतना ही पता है हमें।
सेकंड पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड है एस और आर को पी क्रम से उनके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। एस और आर में से कौन कर देता है, पी कर देता है, तो पी की ज्यादा होगी यानी पी ग्रेटर हो जाएगा इनसे। ठीक है, अब तीन पे क्या दे दिया, केवल आर को एस उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। केवल आर को, यानी केवल आर को एस, तो एस की ज्यादा हो गई, एस की ज्यादा होगी, उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। तो क्या निष्कर्ष निकाला, जैसे Q तो P और S को दोनों से कर रहा था, तो Q की तो ज्यादा है ही, Q की तो ज्यादा है ही। अब हमने लिया S और R में से ज्यादा क्रियाशील किसने किया, P किया, P किया। अब P की ज्यादा हो गई और Q की तो P से ज्यादा थी, तो Q यहाँ आ जाएगा, P फिर आएगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, एस आर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा एस और फिर आ जाएगा सबसे लास्ट में आर। तो क्या करना है, द्वितीयक सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है, पहली नहीं बतानी है, दूसरी बतानी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी होनी चाहिए आप बताइए इसमें कि क्या आंसर आना चाहिए। द्वितीयक सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है, तो कौन सी है, हमने जो किया उसी हिसाब से हमारी आई है पी, पहली आई थी क्यू और दूसरी आई थी पी, फिर आएगी एस और आर। तो द्वितीय की जगह प्रथम भी हो सकता है, तृतीयक भी हो सकता है, तो ऐसा या सबसे कम क्रियाशील भी पूछा जा सकता था, तो वो आर आ जाती, पर इससे हमसे द्वितीयक पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। जल्दबाजी में आप क्यों न करके ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर ढंग से कीजिए। ये द्वितीयक पूछा है तो पी आएगी इसमें, यानी ए ऑप्शन राइट होगा 12। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण एक ही गोलीय कांच की गेंद से काटे गए हैं, लेकिन अवतल दर्पण का द्वारक उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है, उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है, पहले वो आपको बताना है। पहला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से अधिक है। दूसरा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी से अधिक है। तीसरा, दोनों की समान फोकस दूरी है। चार है, दी गई सूचना के आधार पर फोकस दूरी की तुलना नहीं की जा सकती। क्या है, दोनों को एक ही गोली क्या है गेंद से काटा गया है, तो इनकी जो वक्रता त्रिज्या है वो सेम है, क्योंकि एक से ही काटा गया दोनों को। क्या होगा, इसका जो आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठ अवतल होगा और बाहरी जो पृष्ठ होगा वो अवतल की भांति व्यवहार करेगा। तो इसमें जो वक्रता त्रिज्या थी, यानी एक ही गेंद से काटा तो त्रिज्या तो सेम ही है, तो क्या होगा, जो फोकस दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती है। दूसरा है, मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी जो आवृत्ति है वो कितनी 15,000 हर्ट्ज होती है। तीसरा है, ध्वनि तरंगे परिवर्तित नहीं हो सकती। चार है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसमें कौन सा सत्य है वो आपको देखना है। तो मानव कहाँ से कहाँ तक की ध्वनि सुन सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक मानव क्या कर सकता है, इतनी जो ध्वनि की जो आवृत्ति की जो ध्वनि होगी उसको मानव अच्छे से सुन सकेगा। यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि रहेगी मानव उसको सुन सकता है। इससे नीचे की और इससे ऊपर की उसको मानव अपने कानों द्वारा नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक सुन पाएगा, 20 से लेके 20,000। तो इसमें जो बी ऑप्शन है कि मानव वह ध्वनि सुन सकता है जिसकी आवृत्ति क्या रहती है 15,000 हर्ट्ज रहती है, तो ये तो इसके बीच में ही आएगा।
तो ये बात क्या है, सत्य है। और ध्वनि तरंगे क्या होती है, गैसों की बजाय अगर कोई मीडियम हो जैसे ठोस वगैरह, उसमें ध्वनि तरंगे ज्यादा अच्छे से गमन करती है, तो ये कथन गलत है। इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा कि हाँ ये वाली ध्वनि मानव सुन सकेगा। इससे जो कम होगी वो मानव के लिए असर्व्य होती है, यानी सर्वे नहीं है, सुनने लायक नहीं है। ना इससे कम वाली ना इससे ज्यादा वाली, वो असर्व्य ध्वनि कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें नहीं बताना है हमें। पहला है, चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, तो ये बात सही है, नहीं कि गलत। दूसरा है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है, तो ये बात सही है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम है, तो भार कम। दूसरा है, पूर्णिमा पर या और कितना रहता है फिर पृथ्वी की तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण है वो, यानी अगर पृथ्वी पर अगर क्या होता है 6 होता है तो वहां पर 1 रहेगा, 1/6 रहेगा पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक है। तीसरा क्या दे दिया कि पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ये बात क्या है, गलत है। पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में नहीं आता, ऐसा होता है अमावस्या, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा कब बीच में आता है, जब अमावस्या होती है, सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण का काल सेम ही रहता है, यानी इतना ही तो वो अपने अक्ष पर घूमता है और इतना ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उसका परिक्रमण और घूर्णन काल लगभग सेम है, 27 डेज के आसपास है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। और हमें बताना है सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, जो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, कथन क्या दिया, किसी विद्युत सर्किट के लघुपथ से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। कारण क्या दिया, जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आपको देखना है जो कथन और कारण दिए गए दोनों सही है या नहीं है, उनकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखते हैं इस क्वेश्चन में। आपको कथन क्या दिया है, किसी विद्युत सर्किट के लघुपथ में उत्पन्न आग को जल से बुझाई जाती है, यानी विद्युत सर्किट में अगर आग लग जाती है, बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, तो उसमें जो आग लगी है उसको क्या जल से बुझाया जाता है। अगर जल से हम उसको बुझाएंगे तो जो H2O है वो आवेशित हो जाएगा और बुझाने वाले को भी हानि हो सकती है, यानी जो विद्युत धारा है इसमें प्रभावित हो जल में हो जाएगी, क्योंकि जल विद्युत का क्या होता है, ठीक है, कम चालक तो होता है पर चालक तो होता है। ठीक है, तो H अलग आवेशित हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, तो ये आवेश ग्रहण कर लेंगे और जो आग बुझाने आया है उसको हानि हो सकती है। तो विद्युत सर्किट में आग बुझाने के लिए जल का उपयोग ना करके किया जाता है, CO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बाकी जगह अगर आग लगी हो जैसे लकड़ी वगैरह में, कागज वगैरह में कहीं और आग लगी हो, तो उसको बुझाने के लिए हम जल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो विद्युत के कुचालक है। ठीक है। अब क्या कर दिया, कारण क्या दिया, जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो ये बात ठीक है कि जो सामग्री जल रही है उसके अगर हम जल डालेंगे तो उसको ताप को क्या करेगा, वो कम कर देगा। ये कारण तो ठीक दिया है, पर जो कथन दे दिया वो क्या दिया है, हमें गलत दिया है। ठीक है, तो ए तो असत्य है पर आर क्या है उसमें सत्य। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा हमारा। और जल क्या होता है, एक सबसे अच्छा क्या होता है, अग्निशामक, यानी आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है जल को, सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। पर विद्युत परिपथ में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर वहां पे आग लगी वहां किसका उपयोग किया जाएगा, CO2 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है, उच्च अंतःस्त्रवण दर की मृदा की निम्न जल धारक क्षमता होती है। दूसरा S2 क्या दे दिया, उच्च अंतःस्त्रवण दर की मृदा का निम्न वातन होता है, यानी जल की धारण क्षमता है वो अंत जो उच्च अंतःस्त्रवण की जो मृदा है उसकी जो जल धारण की क्षमता रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है। ये पहले कथन में तो ये दिया गया। ठीक है। और दूसरे में क्या कर दिया, जो उच्च अंतर यानी मृदा दोनों की सेम है, कैसी है, उच्च अंतःस्त्राण वाली है। एक में जल धारक क्षमता दे दी कि उसकी जल धारक क्षमता कम होती है, दूसरी क्या दे दी, उसकी निम्न वातन होता है। पर जो कथन दो दिया गया है वो गलत है। उच्च अंतःस्त्राण की जो मृदा होगी, जैसे हमारी बलुई मृदा यानी बालू जो मृदा होती है वो क्या रहती है, ऐसी मृदा उच्च अंतःस्त्राण वाली मृदा रहती है।
तो उसकी जल धारण क्षमता आपको पता है बहुत कम रहती है, यानी निम्न होती है। तो पहला कथन तो ठीक है, पर उसका जो वातन रहता है वो क्या रहता है, उच्च होना चाहिए, न कि निम्न होना चाहिए। तो ये कथन इसमें क्या हो जाएगा, गलत है। और जल धारण क्षमता किनकी ज्यादा होती है, चिकनी मिट्टी की, दोमट मृदा की, उनकी जो जल धारण क्षमता है वो क्या होती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, तो S1 तो ठीक है, पर S2 क्या है, गलत है, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 17 में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानवों में युग्मों में यानी पेड़ के रूप में पाई जाती है, उन ग्रंथियों को आपको बताना है। तो मानव के अंदर आपको पता है कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अग्नाशय, अमाशय, अंडाशय, ये सब ग्रंथियां आपको पता है। अधिवक्र, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती है। पर इनमें से कौन सी पेड़ के रूप में पाई जाती है और कौन सी सिंगल पाई जाती है, यानी युग्मों में पाई जाती है और कौन सी सिंगल पाई जाती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारा ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आएगा कि जो एड्रिनल ग्रंथि है और जो थायराइड ग्रंथि है, जो अधिवक्र है और जो अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि है, वो पेड़ के रूप में पाई जाती है। बाकी अग्नाशय, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि, ये सब क्या है, सिंगल सेल यानी सिंगल रूप में पाई जाती है। अधिवक्र वक्र के रूप में पाए जाते हैं दोनों तरफ। जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारी जो श्वास नली है उसकी दोनों तरफ यानी गले में पाई जाती है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और जो एड्रिनल ग्रंथि है जिसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है, उसमें क्या क्या रहता है, तनाव के समय वो हार्मोन स्रावित करती है और उसको क्या बोला जाता है, लड़ो या मरो, यानी फाइट करने वाला हार्मोन बोला जाता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जो तनाव के समय स्रावित हो। और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। यानी पहला ऑप्शन है कि एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि है अधिवक्र यानी जो ग्रंथि है वो वक्र के रूप में पाई जाती है दोनों तरफ हमारे। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, श्वास नली के ट्रेका के दोनों तरफ पाई जाती है, ये पैर में पाई जाती है। बाकी अग्नाशय, अमाशय जो अन्य ग्रंथि है वो पैर के रूप में नहीं पाई जाती, यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट रहेगा। जो पीयूष ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, और थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो पीयूष ग्रंथि द्वारा ही क्या किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लोग प्राय कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं, इससे मदद होती है क्योंकि कि लोग किसी, जैसे ये सर हो गया हमारा, ठीक है, इसके ऊपर एक गोल कपड़ा रखते हैं किसी वजन को उठाने से पहले। देखा होगा आपने, जो वर्कर वगैरह होते हैं उनको ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कि ऊपर हमने सामान रखा है, वो भारी है, वो हमारे सर पर दबाव डालेगा। क्या डालेगा, वो हमारे सर पर दबाव डालेगा, क्योंकि जैसे हमारे वो संपर्क में आएगा, सर के टच में आएगा, तो जो हमारा सर का जो पार्ट है ऊपर वाला वो उसके टच में कम आएगा, क्योंकि सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे रहेगा। वो ऊपर हमने सामान रख दिया तो उसके संपर्क में कम हिस्सा आएगा। उस संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा गोल कपड़ा रखते हैं उसके ऊपर, ताकि जो क्षेत्र है वो बढ़ जाए और जो वेट हमने रखा है उसका जो दबाव लगे वो कम से कम लगे। संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा, ज्यादा हिस्से में फैलेगा तो हमें कम महसूस होगा और हम उस वेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा पाएंगे। ठीक है, तो लोग प्राय कपड़ों का एक गोल टुकड़ा अपने सर पर क्यों रखते हैं, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से, ताकि दाब क्या हो जाए, घट जाए। तो 19 में कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही रहेगा, ऐसा संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है, ये बात, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 19। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, वाई द्वारा एक्स को आवेश किया जाता है। यह पाया गया कि एक्स जो आवेश प्राप्त करता है वह वाई के विपरीत है। वाई द्वारा क्या किया गया, एक्स को आवेशित किया गया। अब क्या किया, जो एक्स जो आवेश प्राप्त करता है, पता नहीं हमें प्लस है या माइनस कौन सा है, ठीक है, पर उसके विपरीत है, यानी वाई के विपरीत। अगर इस पे प्लस है तो इस पे माइनस है, अगर इस पे क्या है, माइनस है तो इस पे प्लस है, यानी एक दूसरे के विपरीत है इनके आवेश।
तो ऐसा किस प्रक्रम द्वारा हुआ है वो आपको बताना है। क्या घर्षण द्वारा या चालन द्वारा, घर्षण या प्रेरण द्वारा, केवल चालन द्वारा या चालन या प्रेरण द्वारा। पर इसमें क्या होगा, इसमें आएगा जो बी है कि घर्षण और प्रेरण। जैसे हम आपको पता है कि बालों में कोम्ब करते हैं, बालों में कोम्ब करते हैं, जैसे कंघी को क्या करते हैं हम चलाते हैं, तो कंघी आवेशित हो जाएगी और वो बालों को या कोई और सूखा जैसे कागज वगैरह को अपने तरफ आकर्षित करेगी, यानी अपने से विपरीत आवेश वालों को। तो किससे हुआ, घर्षण से। इसी प्रकार चुंबक होता है, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं समान, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दोनों चुंबक दूर दूर रखे हो तो क्या कुछ ऐसा होगा, नहीं, पास में लाए तभी हुआ, प्रेरण द्वारा हुआ। ठीक है, तो कौन सा है कि जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा 20 में। 20 में क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, घर्षण या प्रेरण द्वारा। अब 21 क्वेश्चन क्या दे दिया हमें, 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में अधिगम के सामाजिक रचनात्मक प्रारूप के संबंध में निम्न से कौन सा संरेखित नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा सही नहीं। विद्यार्थी आधिकारिक स्रोतों से एवं आपस में सहयोग करते हैं जिससे वे विश्वसनीय वैज्ञानिक व्याख्याओं पर पहुंच सकते हैं। तो ये बात सही है, यानी वो अपने से ज्यादा जानकार से क्या लेते हैं, जानकारी इकट्ठे करते हैं, अपने आसपास अपने मित्र हैं या अपने परिवारजन है उनसे शेयर करते हैं और लास्ट में एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ये बात सही है, यानी सही बात पर पहुंचते हैं। ठीक है ये बात। दूसरा, विज्ञान का प्रतिपादन परिघटनाओं की सत्याभासी व्याख्याओं के रूप में किया जाता है जिन्हें तर्क वितर्क द्वारा समझा जाता है। तो ये बात भी सही है कि बच्चा अपने विचार रखेगा, दूसरे के सुनेगा और लास्ट में क्या करेंगे वो दोनों की हाँ ये बात सही है। इसी बात पर पहुंचेंगे तर्क वितर्क द्वारा, तो ये बात भी ठीक है। सी क्या दिए, विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभव और परिगणनाओं के अनुभव को साझा करता है, यानी उसने जो कुछ अनुभव किया होगा वही तो बताएगा। अगर उसने कभी कुछ अनुभव ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं होगा, तो वो क्या बताएगा उस बारे में, नहीं बता पाएगा। ये बात भी ठीक है, अपने अनुभव ही तो साझा कर रहा है वो। 4 पे क्या दिया है कि विज्ञान का प्रतिपादन इन तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों के समूह के रूप में किया जाता है जो कि मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभव द्वारा समझा जा सकता है। तो नहीं, व्यक्तिगत अनुभव वाले बात इसमें गलत हो जाएगी। तो डी ऑप्शन राइट होगा 21। 22 क्या दे दिया, 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को विद्युत के सुचालकों और कुचालकों, सुचालक जिससे विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाए, कुचालक जिसमें विद्युत का प्रभाव ना हो, ऐसे लकड़ी हो गया, मेटल हो गई, वो विद्युत की सुचालक हो गई, की संकल्पना को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वह दोनों पदों की परिभाषाएं बताने से शुरुआत करता है। वह फिर प्रदर्शित करता है कि किस तरह बैटरी और बल्ब के खुले विद्युत परिपथ को दो सिरों को सेफ्टी पिन और सुचालक से जोड़कर पूरा किया जा सकता है। तो जो मान बीच में उन्होंने यूज किया है सेफ्टी पिन और वो, तो वो क्या है, विद्युत के चालक हैं, तभी तो उन्होंने विद्युत को प्रवाह होने दिया। अगर यहाँ पे लकड़ी वगैरह लगा देते हम तो क्या वो आगे आने देती, नहीं, तो वो कुचालक होते। और बल्ब प्रदीप्त हो उठता है, दूसरी तरफ प्लास्टिक के स्केल जैसे कुचालक को रखने से परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब उद्दीप्त नहीं होता है। फिर वह विद्यार्थी को बारी बारी से अपने डेस्क पर बुलाता है और उन्हें स्वयं उसकी पुष्टि करने को कहता है। एक जांच उन्मुख नजरिए से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे, वो आपको देखना है कि ऐसा करके वो शिक्षक क्या करना चाह रहा है, वो आपको बताना है। इसमें पहला, यह एक प्रभावशाली उपागम है जो जांच को बढ़ावा देता है। ठीक है। दूसरा, सुचालकों और कुचालकों के अधिक उदाहरणों का निर्देशन उपागम का जांच उन्मुख बना देता है। ठीक है। तीसरा क्या दे दिया, इसमें तीसरा दिया है, जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। 4 में दे दिया, अंत में प्रश्नों को पूछना उपागम को जांच उन्मुख बना देता है। तो प्रश्न पूछना तो सही है, बच्चे ने जो अनुभव किया, जो सीखा है वो बताएगा बच्चा, ये उपागम, ये वाली बात तो ठीक है। पर हमें क्या बताना है कि वो कैसे मूल्यांकित करेंगे कि जो ये तरीका है वो क्या कर रहा है, प्रभावशाली तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षक ने किया है सब काम, बच्चे को तो कहीं उसने किया ही नहीं। बाद में बुलाया वो अलग बात है, अगर वो यही काम बच्चों को स्टार्टिंग में करने देता तो वो अच्छे से और कर पाते। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो 22 है इसमें राइट हो जाएगा हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, एक कक्षा 8 की शिक्षिका पाती है कि उसके छात्रों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि मेज जैसे निर्जीव वस्तुएं
अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित कर सकती है। वह भाप जाती है कि यह मुश्किल बाद में उन्हें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया की संकल्पना को समझने में दिक्कत पैदा करेगी। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में छात्रों को संलग्न करना इस संकल्पना को समझने में मदद करेगा, ये आपको बताना है इसमें जो हमारा दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जिसमें सही होना चाहिए? पहला है रस्साकसी का खेल करना, दूसरा है जमीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना, तीसरा है पटल तुला वैन बैलेंस में चीजों को तोलना, चार पे दे दिया एक पहिया लगी कुर्सी को अपनी ओर खींचना। यानी कुछ निर्जीव वस्तुएं ली और उनके द्वारा बच्चों से करने को यानी कुछ क्रिया करवाई, तब उनको देखना है कि वो क्या अनुभव करते हैं। तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इस पे है कि जमीन पर रखी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या है? निर्जीव है। पर जैसे ही हम स्प्रिंग को दबाते हैं और जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस आएगी वापस। तो जमीन पर स्प्रिंग को दबाना, ये इससे क्या बच्चे उस चीज को अच्छे से जान पाएंगे कि निर्जीव वस्तुएं भी क्या करती है, दाब लगाती है। यानी बी ऑप्शन राइट होगा 23 में। 24 क्या दे दिया, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परकशील है? कथन की सही व्याख्या करता है। विज्ञान परकशील है यानी जांचने पे आधारित है। जितना ज्यादा आप उस चीज से को अंदर तक जानने की कोशिश करोगे कि कहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो विज्ञान है। तो कौन सी चीज इसको सही व्याख्या करे कि विज्ञान विकासशील है, दूसरा विज्ञान पूर्वानुमानिक है, तीसरा विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है, चार पे है विज्ञान रैखिक रूप से आकर्षित होता है। तो कौन सा आएगा? विज्ञान विकासशील है। विज्ञान का जितना ज्यादा हो सके अगर हम उसको जितने ज्यादा विस्तारित करेंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा हमें याद रहेगी, समझेंगे जानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा 24 में। 25 क्या दे दिया, 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 25? निम्न में से कौन सी एक कठिनाई नहीं है जिसे आप विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूर्य ग्रहण के बनने की प्रक्रिया के आरेख की व्याख्या से संबंध करेंगे? कौन सी कठिनाई आपको नहीं होगी? पहला है त्रिविमीय परिघटना का द्विविमीय में चित्रण, यानी कोई परिघटना त्रिविमीय में हो रही है उसको बोर्ड पे दिखाना। तो बोर्ड क्या है हमारा? द्विविमीय हो गया। दूसरा क्या है? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य सफेद दूरियों की समझ। तीसरा है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की पहचान। तो इसमें ना तो कोई क्या किया है, सिर्फ हमें दिशा की पहचान करनी है। जैसे हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्या कर रही है? सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो किसी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही बंधी हुई है, वरना तो इस पथ में क्यों करती, कहीं और में भी तो चक्कर लगा सकती। इनकी जो दिशा है उसका पहचान करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? पाठ गति और समय आरंभ में, यानी पाठ का नाम क्या है? गति और समय। आरंभ में शिक्षिका अपनी छात्राओं को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता समझाना चाहती है। यानी कि गति, गति यानी जो हमारा स्पीड है उसको मापने के लिए क्या करते हैं? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि पाठ गति और समय आरंभ में शिक्षिका अपने छात्राओं को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता समझाना चाहती है। तो दूरी के करने की क्या करते हैं? मीटर, किलोमीटर, ये इकाइयां हैं। वैसे स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मानक इकाइयां, इनको समझाने के लिए टीचर क्या करे वो आपको बताना, सर्वाधिक उपयुक्त बताना है। पहला, विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई मापते हैं और अपने निष्कर्ष साझा करते हैं, ठीक है। दूसरा, विद्यार्थी अपनी कक्षा की लंबाई ज्ञात करने के लिए मीटर के पैमाने का उपयोग करते हैं। तीसरा, विद्यार्थी मीटर के पैमाने की तुलना एक 12 इंच के पैमाने से करते हैं और अपने अवलोकनों को नोट करते हैं। विद्यार्थी अपनी कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई का इंच में आकलन करते हैं। इसमें देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई मापते हैं। तो आपको पता है जो चीजें हम मतलब दैनिक यूज में यूज करते हैं,
जो व्यवहारिक जो ज्ञान होता है वो बच्चे ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्व करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो विद्यार्थी कदमों से, यानी अपने कदमों से माप रहे हैं, ना कोई स्केल कुछ यूज नहीं किया है। इसमें क्या करेंगे बच्चे, अपने निष्कर्ष साझा करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्या करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान क्या होता है, जिसका क्षेत्र विस्तारित होगा, यानी इसमें जो हम सीख रहे हैं, जो जान उसके जो परिणाम है, जो निष्कर्ष है, वो पहले से निश्चित नहीं होते कि किस तरफ हमें जाना है, नहीं पता। पर जो प्रौद्योगिकी रहेगी उसमें जो लक्ष्य उन्मुख होगा, यानी पहले से कोई लक्ष्य टारगेट रखा जाएगा, फिर हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी लक्ष्य निश्चित रहता है, इसका नहीं पता हमें, यानी इसका क्षेत्र ज्यादा हो गया, विस्तार हो गया, और इसका क्षेत्र कम हो गया। तो ये एक तो यही संबंध आ गया। पहला है विज्ञान के नियमों की खोज पहले और उसके प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग बाद में हुए। दूसरा है विज्ञान एक विवृत खुले सिरे का अनुसंधान, यानी ओपन एंड, कि इसका कोई एंड नहीं है, विज्ञान का कहाँ जाना है नहीं पता, कितना जाना है नहीं पता। पर जबकि प्रौद्योगिकी सामान्यतः लक्ष्य उन्मुख है, यानी उसमें जो लक्ष्य है वो पहले से, जो गोल है वो पहले से निर्धारित कर दिया जाता है, तो यही इसमें आएगा। बी ऑप्शन राइट होगा 27। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बीजों के अंकुरण पर ध्यान अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कुछ सूखे बीज लिए और उन्हें भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में रोपा। भौतिक अवस्थाएं कि कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंड है, कहीं पानी है, उस हिसाब से उनको आरोप रोपित किया। ठीक है, उन्होंने पौधे को देखा, मापा और कुछ समय तक उनकी वृद्धि पर चर्चा की, कौन सा पौधा कितना बड़ा, कितने दिनों में बड़ा, उसको किस चीज की जरूरत हुई। इस क्रियाकलाप के दौरान शिक्षक ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें कई प्रक्रिया कौशलों की आवश्यकता हुई, कि उन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा है ये किस पे आधारित है, उस प्रकार का कौशल वो बच्चों में देखना चाह रहे हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न स्तंभ ए में दिए गए हैं, उनका उपयुक्त प्रक्रिया कौशल से मिलान करना, जो स्तंभ 2 में दिया गया है हमें। ठीक है, तो पहले स्तंभ ए में कि पहला क्या दे दिया, क्वेश्चन क्या पूछा टीचर ने, विभिन्न प्रकार के पौधों में क्या अंतर है। तो विभिन्न प्रकार के पौधों में कि ये पौधा बड़ा है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये पतला है, इसकी जो शाखाएं हैं वो ज्यादा निकली है, इसका तना मोटा है, तो इस प्रकार का जो किया वो हमने उसको देख के ही तो किया। किससे किया, अवलोकन द्वारा किया। किसके द्वारा किया, अवलोकन, यानी ये जो क्वेश्चन है वो अवलोकन पर आधारित होगा, तो 3 से मिल जाएगा हमारा। तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज अन्य की अपेक्षा जल्दी क्यों वृद्धि करते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारी कल्पना पे, कि बच्चा कहाँ तक सोच पा रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसने क्या अनुभव किया है, उसी पे आधारित होगा, हमारी कल्पना पे आधारित होगा। ठीक है, तो 2 मिल जाएगा हमारा 4 से, परिकल्पना से। बीजों के परिवर्तन दर्शाने के लिए चित्रण बनाइए। तो चित्रण बनाने वाला क्या आएगा हमारा, संप्रेषण कौशल आ जाएगा। किससे आ जाएगा, संप्रेषण कम्युनिकेशन से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा ए से। अपने परीक्षणों के आधार पर आप क्या सोचते हैं, क्या होगा यदि हम जल की मात्रा दुगनी कर दें। तो ये एक अनुमान लगाएंगे हम, क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि वो पौधा जल्दी बढ़ेगा या वो पौधा खराब हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक अनुमान है, पता नहीं है क्या निष्कर्ष निकलेगा हम। तो ये मिल जाएगा हमारा 2 से। फर्स्ट मिलाया है हमने 3 से, तो फर्स्ट में 3, 2 ऑप्शन में दिया है बी और सी में, तो नहीं पता चला। अब देखते हैं तुम क्या सोचते हो। तो ये किस पे आधारित है, हमारे परिकल्पना पे आधारित है, यानी 4 से। तो 4 दिए बी, यानी बी और सी दोनों में। ठीक है, ये भी नहीं हो। बीजों में परिवर्तन दर्शाने के लिए चित्रण बनाइए। तो ये क्या किया हमने, कम्युनिकेशन किया है, यानी 3 को मिलाया हमने 1 से। तो कौन सा आ गया इसमें, बी ऑप्शन राइट हो गया हमारा 28 में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, एक जांच अभिमुख, एक जांच अभिमुख कक्षा में, जिसमें कक्षा 7 का एक शिक्षक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का परिचय दे रहा है। भौतिक परिवर्तन जिसमें अवस्था में, गुण में, रंग में, आकार में परिवर्तन होता है। रासायनिक जिसके रासायनिक परिवर्तन द्वारा उसकी क्या हो जाएगा, वो पदार्थ ही बदल जाएगा। कि पहले जैसे हम दूध का दही बनाते, पहले दूध था, दही बन गया, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें वापस नहीं आए, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा हमारा।
ठीक है, का परिचय दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा चरण अन्य से पूर्व आना चाहिए? पहला है, शिक्षक भौतिक या रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देता है और उसका अर्थ समझाता है। दूसरा, शिक्षक विभिन्न उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रयत्नों को समझाते हैं और उनके उदाहरण देता है। तीसरा, शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं और उन्हें उनकी समानता और विभेदों पर विचार करने को कहते हैं। हाँ, तो ये आएगा सबसे पहले कि जो शिक्षक है वो क्या कराएगा, विभिन्न भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पहले रूबरू कराएगा, यानी उनको दिखाएगा, अवलोकन करवाएगा उनका। तो ये ऑप्शन क्या आना चाहिए इसमें, सही होना चाहिए, सी ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले यही होगा। लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पाठ्य पुस्तकों का विकास की प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय लक्ष्य, यानी पाठ्य पुस्तकों का जो विस्तार कर रहे हैं वो किस प्रकार कैसे करना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। इसमें कौन सा आना चाहिए कि हमें सख्ती से एक देश का पाठ्य पुस्तक का नियम, यानी पूरे देश में एक ही प्रकार की पाठ्य पुस्तक हो। ठीक है, एक ये लक्षण हो सकता है। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों को लिखने की वास्तविक प्रक्रिया में केवल कार्यशील वैज्ञानिकों को सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा, पाठ्य पुस्तकों को गहनता व्यापक रूप में पूर्व क्रियान्वित किया जाना चाहिए, पूर्व क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चार है, व्यक्तियों तथा एनजीओ से पाठ्य पुस्तकों को लिखवाना निरुत्साहित करना चाहिए। पहला क्या है, इसमें जो आएगा सी, कि पाठ्य पुस्तकों को गहन, यानी वाइड स्प्रेड फील्ड टाइल्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स मस्ट बी कैरिड आउट। पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप में पूर्व क्रियान्वयन, यानी पहले उसको जांचना चाहिए, उस पर क्रिया करनी चाहिए, फिर वो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। सी ऑप्शन राइट होगा 30 नंबर क्वेश्चन में। और ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अभी जो और हमारे पेपर बचे हैं वो भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।